वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है अंतरावस्था में होती है, तो राइट आंसर रहेगा सभी, क्योंकि G1 एस अवस्था और G2 अवस्था सभी ही अंतरावस्था में होती है। फिर हमारा सेकेंड है निम्नलिखित में से कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, तो राइट आंसर रहेगा अंतरावस्था। फिर थर्ड है कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होता है, तो राइट आंसर रहेगा केंद्रक का विभाजन। फिर हमारा नेक्स्ट है अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है, तो राइट आंसर रहेगा एस अवस्था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका फर्स्ट है समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से रिक्त स्थान कोशिकाएं बनती है, तो राइट आंसर रहेगा 4। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है जीन विनिमय पूर्वावस्था की रिक्त स्थान उप अवस्था में होता है, तो राइट आंसर रहेगा पैकेटिन। क्या रहेगा? पैकेटिन। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतरावस्था की रिक्त स्थान उप अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो राइट आंसर रहेगा G2 अवस्था। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ियां मिलाकर कीजिए, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है डीएनए का निर्माण, तो इसका राइट आंसर रहेगा एस अवस्था। फिर सेकेंड है जीन विनिमय, तो इसका राइट आंसर रहेगा पैकेटिन। फिर थर्ड है टेट्राइड निर्माण, तो राइट आंसर रहेगा जाइगोटीन। फिर है काएज्मेटा निर्माण, तो राइट आंसर रहेगा डिप्लोटीन। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो इसका फर्स्ट है जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो राइट आंसर रहेगा अर्धसूत्री विभाजन। फिर नेक्स्ट है दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो राइट आंसर रहेगा समसूत्री। क्या रहेगा? समसूत्री। फिर हमारा नेक्स्ट है अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो राइट आंसर रहेगा एस अवस्था। क्या है? लंबी अवस्था एस अवस्था। फिर हमारा नेक्स्ट है अंतरावस्था की किस अवस्था को जी शांत अवस्था कहा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा G0। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंकीय प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट है कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर देख सकते हैं कोशिका चक्र का अर्थ घटनाओं का वह निश्चित अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण करने के पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। क्या होता है कि एक जनक कोशिका होती है, वह अपने जीनोम द्वारा द्विगुणन करती है, यानी कि 2 संतति पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कोशिका चक्र। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, तो यह कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहा जाता है। यानी कि क्या होगा कि जो क्षतिग्रस्त है, यानी कि कोई कोशिका है उसे किसी चीज़ की हानि हुई है और दूसरी है जो मृत कोशिका है, तो उसे बदलने की तो आवश्यकता होगी ही सही, तो वह क्या करती है? आगे चलकर विभाजित नहीं होती, क्योंकि कोई तो मृत है और दूसरी है तो वह क्षतिग्रस्त है। फिर क्या होता है कि जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है। जो कोशिका चक्र होता है उसकी जीवन अवस्था से निकलकर वह कहाँ पहुँचती है? निष्क्रिय अवस्था, जहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? G0 अवस्था। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युग्म पट्ट को स्पष्ट कीजिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। युग्म पट्ट गुणसूत्रों का सहनन पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहता है, जो कि तनुपट्ट एक अवस्था है, उसके दौरान जो गुणसूत्र का सनन है वो क्या होता है? कंटिन्यू रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। क्या होता है कि जब ये तनुपट्ट अवस्था जारी रहती है, तो इसके बाद क्या होता है? पूर्वावस्था का जो द्वितीय चरण होता है वो प्रारंभ होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? युग्म पट्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, स्थूल पट्ट पूर्वावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट्ट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है, यानी कि जो पूर्वावस्था है उसके पहले की जो भी अवस्था है उसमें क्या होता है? स्थूल पट्ट अपेक्षा से
कम अवधि होती है, यानी कि उसका जो काल होता है वह कम होता है। फिर इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो इनकी युगली गुणसूत्र की जो अवस्था है उसमें 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो चतुष्क के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थूल पट्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव द्रव्य विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीव द्रव्य विभाजन, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है कि जब केंद्रक का विभाजन होता है, एक कोशिका होती है उसमें केंद्रक का विभाजन होता है, तो क्या होता है? 2 संतति कोशिकाएं विभाजित होकर एक विभाजित होती है, तो उसमें क्या होता है? जीव द्रव्य का भी विभाजन होता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य विभाजन। और इसे क्या बोलते हैं? इसी को हम कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में पृथक्करण होता है। जब क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है कि संतति कोशिकाओं के बराबर ही उसकी जो संतति कोशिका होती है, जनक कोशिका के बराबर ही उसकी संतति कोशिका में गुणसूत्र आते हैं, तो उसमें वो संतति कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक्करण यानी कि अलग अलग होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक विभाजन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी प्रश्न, जिसका फर्स्ट है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समसूत्री में व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। तो इसका फर्स्ट है समसूत्री में और अर्धसूत्री में इस प्रकार का विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री में है इस प्रकार का विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। फिर हम इसका सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड है इनमें केवल एक विभाजन होता है, इनमें 2 सह विभाजन होते हैं। फिर है इस विभाजन के द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस विभाजन के द्वारा 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर हम यहाँ से आपको जो भी 3 पॉइंट अच्छे लगे उन्हें आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का और आगे यहाँ से यहाँ तक का, आपको जो भी अच्छे लगे उन्हें याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीन विनिमय की क्रिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जीन विनिमय किसे कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन अवस्था में होने वाली समजात गुणसूत्रों खंडों की अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक डिप्लोटिन अवस्था होती है, उसमें जो समजात के गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं, उनकी अदला बदली होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब डिप्लोनिन अवस्था में विकर्षण के पैदा होने के कारण समजात गुणसूत्र अलग अलग होना आरंभ करते हैं, तब ये आपस में कुछ स्थानों पर संलयन रह जाते हैं। इन स्थानों को किएजमा कहते हैं। फिर हम आगे देखें तो इन स्थानों पर सिस्टर क्रोमेटिक टूटकर फिर से क्रॉस के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन गुणसूत्रों से फिर से जुड़ने की इस क्रिया में क्रोमोनिमा की अदला बदली यानी कि पुनर्योजन हो जाती है। गुणसूत्रों के क्रोमोनिमा की इस अदला बदली को परस्पर जीन विनिमय की क्रिया कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समसूत्री विभाजन का महत्व। तो इसका फर्स्ट है इस विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। जो ये समसूत्री विभाजन है इसमें क्या होगा? जीवों में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? जीवों में विकास भी होगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा। फिर हमारा सेकेंड है इस विभाजन के कारण जनक कोशिकाओं के समान ही संतति कोशिकाएं होती हैं। ये खुद ही बोल रहा है समसूत्री, यानी कि जो इसकी जनक कोशिका है और जो 2 संतति कोशिकाएं हैं उनमें क्या होंगे? बराबर गुणसूत्र होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है इसी का इस विभाजन के द्वारा घाव भरते हैं तथा मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन भी इसी विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है कि अगर कोई घाव हमें हो गया है तो इसी विभाजन के द्वारा उस घाव को भरा जाएगा और मृत कोशिकाएं अपना स्थान प्रतिस्थापित कर लेती हैं।
फिर है फोर्थ, इस विभाजन के द्वारा सूचनाओं का मृत कोशिका से संतति कोशिकाओं में प्रवाह होता है। यानी कि जो मृत कोशिका है उससे क्या होगा, जो संतति कोशिकाएं है उनमें सूचनाओं का प्रवाह होगा, यानी कि आदान प्रदान होगा। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, इसका फर्स्ट है, इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। क्या होता है कि इसकी एक जनक कोशिका है, उससे 4 संतति कोशिकाएं निर्मित होती हैं। तो जो जनक कोशिका है उससे आधे गुणसूत्र इन संतति कोशिकाओं में होते हैं। तो इसका सेकंड है, इस विभाजन के कारण जनक के समान ही कोशिकाएं पैदा होती है। जो जनक जैसा रहेगा ऐसी ही मतलब इनमें जो संतति कोशिका होगी वह भी ऐसी ही होगी। फिर है, इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण यह नए गुणों के बनने में सहायक करता है। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जीन विनिमय होता है और उसी के कारण क्या होता है, नए गुणसूत्र बनते हैं। फिर है, इसके कारण विभिन्नता पैदा होती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, हमने विभिन्नता का नाम सुना है, तो इसमें क्या होता है, विभिन्नता पैदा होती है जिससे जैव विकास आवश्यक है। फिर है, इसके कारण एक द्विगुणित कोशिका से 4 गुणित कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि देखो एक कोशिका है उससे क्या हुआ, 4 कोशिकाएं बनी, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 संतति कोशिकाएं बनी, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 गुणित विभाजन, 4 गुणित कोशिकाएं बन गई। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट डाउन कीजिए। धन्यवाद।